आजकल ना बिजली के बिना एक पल भी गुजारना कितना मुश्किल लगता है ना। अरे बिल्कुल। सोचिए जरा। घर की रोशनी, पंखा, फोन चार्जर सब कुछ। और सिर्फ घर ही नहीं, अस्पताल, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। हाँ, हर जगह। पर कभी सोचा है कि ये बिजली जो दिखती नहीं बस महसूस होती है, ये आखिर है क्या चीज? सही सवाल है। और ये इतने पतले से तार के अंदर चलती कैसे है? हाँ, कैसे सफर करती है? और वो कौन सी बातें हैं जो इसके रास्ते को, मतलब इसके फ्लो को कंट्रोल करती हैं? आज हम बिजली की इसी अनदेखी दुनिया के कुछ राज खोलने की कोशिश करेंगे। समझेंगे कि ये करंट क्या बला है, ये वोल्टेज का क्या चक्कर है। और ये भी कि क्यों कुछ तार गर्म होकर चमकने लगते हैं और कुछ नहीं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसी के आधार पर इन सब पर बात करेंगे। एक गहरी चर्चा होगी। तो आज का हमारा मिशन साफ है। बिजली की दुनिया के जो मेन खिलाड़ी है ना, करंट, सर्किट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस हाँ। और वो ओम का नियम, हाँ, ओम का नियम तो बहुत जरूरी है। उन सबको समझना, वो भी एकदम आसान भाषा में, एक दिलचस्प बातचीत के जरिए, कोई लेक्चर नहीं। बिल्कुल, कहानी की तरह। तो चलें शुरू करें बिजली का ये सफर। हाँ चलिए। सबसे पहले क्या? करंट। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। धारा, जैसे हम कहते हैं पानी की धारा, कुछ वैसा? हाँ, काफी हद तक वैसा ही समझ सकते हैं। देखिए, जैसे पानी बहता है तो जलधारा बन जाती है। वैसे ही जब किसी चालक, कंडक्टर जिसे कहते हैं, जैसे तांबे का तार, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, आवेश या चार्ज। अच्छा, चार्ज। हाँ, जब ये चार्ज एक ही दिशा में बहने लगते हैं ना, तो बस उसी बहाव को हम विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अच्छा, तो ये चार्ज बहता कैसे है, मतलब अपने आप? नहीं, अपने आप नहीं, इसके लिए एक स्रोत चाहिए, कोई पावर सोर्स। अच्छा। जैसे बैटरी या सेल। बैटरी जैसे टॉर्च में होती है। बिल्कुल, टॉर्च का उदाहरण बढ़िया है। सेल के अंदर ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो रिएक्शन ही इन चार्जेस को एक तरह का धक्का देते हैं, उन्हें बहने पर मजबूर करते हैं। लेकिन टॉर्च तो तभी जलती है जब स्विच ऑन हो। सही पकड़ा। वो इसलिए क्योंकि चार्ज को बहने के लिए एक पूरा रास्ता चाहिए। स्विच क्या करता है, वो सेल और बल्ब के बीच के रास्ते को जोड़ता या तोड़ता है। अच्छा, मतलब रास्ता बंद होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं। एकदम सही। इसी लगातार और बंद रास्ते को विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। सर्किट। हाँ, अगर ये रास्ता कहीं से भी टूट गया, मान लीजिए स्विच ऑफ है, तो चार्ज बहना बंद, करंट रुक गया और बल्ब बुझ जाएगा। समझ गए, ठीक है। तो ये जो करंट बह रहा है, इसे नापते कैसे, मतलब कितना चार्ज बह रहा है ये कैसे पता चलता है? अच्छा सवाल है। करंट को नापने का तरीका यह है कि हम देखते हैं किसी एक जगह से 1 सेकंड में कितना चार्ज गुजर गया। 1 सेकंड में? हाँ, इकाई समय में। ये चार्ज के बहने की रफ्तार है एक तरह से। अच्छा। चार्ज को नापने की इकाई होती है कूलम्ब, जिसे C लिखते हैं। और करंट की इकाई है एम्पेयर, जिसे A लिखते हैं। एम्पेयर, हाँ ये नाम सुना है मैंने। हाँ, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, आंद्रे मैरी एम्पेयर, उन्हीं के नाम पर है। तो अगर हम कहें 1 एम्पेयर करंट, तो इसका मतलब है हर सेकंड 1 कूलम चार्ज बह रहा है। और 1 कूलम चार्ज कितना होता है, मतलब कितने चार्ज होते हैं उसमें? बहुत सारे। अंदाजा लगाइए। पता नहीं, लाखों, करोड़ों? उससे भी कहीं ज्यादा। लगभग 6 के बाद 18 शून्य। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज होता है 1 कूलम में। अरे बाप रे, 6 खरब खरब, इतने सारे? हाँ, और एक और मजेदार बात बताऊं? हाँ बताइए। जब बिजली की खोज हुई ना, तब वैज्ञानिकों को इलेक्ट्रॉन के बारे में पता ही नहीं था। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। अच्छा, तो फिर? अनिवार्य है। अच्छा, तो करंट नापने के लिए कोई मीटर वीटर भी होता होगा? हाँ बिल्कुल, उसे कहते हैं एमीटर। एमीटर। और इसे हमेशा सर्किट में उसी रास्ते पर लगाना पड़ता है जिसका करंट नापना है, मतलब श्रेणी क्रम में, सीरीज में। सीरीज में, जैसे लाइन में? हाँ, मान लीजिए आपको देखना है कि बल्ब से कितना करंट जा रहा है, तो एमीटर को बल्ब के साथ उसी तार में एक ही लाइन में जोड़ना होगा। ठीक है, एक उदाहरण था शायद, एक बल्ब 10 मिनट तक 0.5 एम्पियर करंट लेता है। हाँ, उदाहरण 11.1। तो उसमें पूछा है कि कितना चार्ज बहा। कैसे निकालेंगे? आसान है, सूत्र है Q = IT, मतलब आवेश बराबर धारा गुणे समय। यहाँ धारा है 0.5 एम्पियर और समय 10 मिनट। लेकिन समय तो सेकंड में लेना होगा ना? बिल्कुल सही। 10 मिनट मतलब 10 × 60 यानी 600 सेकंड। तो Q = 0.5A × 600 सेकंड। 300।
300 कूलम्स। एकदम सही। 300 कूलम चार्ज उस बल्ब से गुजर गया 10 मिनट में। समझ गए। लेकिन मेरा एक सवाल अभी भी है, ये चार्ज अपने आप क्यों नहीं बहता? मतलब जैसे पानी को बहने के लिए ढलान चाहिए या प्रेशर का अंतर चाहिए होता है। बिल्कुल सही जगह पहुंची हैं आप। जैसे पानी समतल पाइप में अपने आप नहीं बहेगा, या तो पाइप ढलान पर हो या एक तरफ प्रेशर ज्यादा हो। हाँ, ठीक वैसे ही तार में चार्ज को बहाने के लिए एक तरह के इलेक्ट्रिक प्रेशर के अंतर की जरूरत होती है। इलेक्ट्रिक प्रेशर, हाँ, उसी को हम कहते हैं विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। और ये डिफरेंस पैदा कौन करता है? वही हमारा बैटरी या सेल। अच्छा, तो बैटरी या सेल एक तरह का प्रेशर डिफरेंस बनाते हैं चार्ज को धक्का देने के लिए? हाँ, आप बिल्कुल ऐसा समझ सकती हैं। सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है ना, वो सेल के एक टर्मिनल को ऊंचे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर ले जाती है और दूसरे को नीचे पोटेंशियल पर, जैसे पानी की टंकी को ऊंचा उठा दिया हो। अच्छा। अब जैसे ही हम तार से इन दोनों टर्मिनलों को जोड़ते हैं, तो चार्ज इस पोटेंशियल के अंतर के कारण ऊंचे पोटेंशियल से नीचे पोटेंशियल की तरफ बहने लगता है और बस करंट चालू। वाह, ये तो बढ़िया समझाया आपने। और इस विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे नापते हैं? इसकी भी कोई इकाई होगी? हाँ बिल्कुल, इसकी इकाई है वोल्ट, वी। वोल्ट? ये भी सुना है? हाँ, इटली के वैज्ञानिक थे एलेसांद्रो वोल्टा, उनके नाम पर। अच्छा, तो 1 वोल्ट का क्या मतलब हुआ? 1 वोल्ट का मतलब है कि अगर आप 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं और उसमें 1 जूल एनर्जी खर्च हो रही है या काम हो रहा है, तो उन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। जूल वो ऊर्जा की इकाई है ना? हाँ, कार्य या ऊर्जा की। तो V = WQ, मतलब विभवांतर = किया गया कार्य, आवेश। और इसे नापने वाला मीटर जैसे करंट के लिए एमीटर था, इसके लिए है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। ठीक है। और इसे कैसे लगाते हैं सर्किट में? इसे एमीटर से अलग तरीके से लगाते हैं। इसे हमेशा उन 2 बिंदुओं के बीच में समानांतर में यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है, जिनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापना है। पैरेलल में? मतलब रास्ते पर नहीं, रास्ते के आर पार। हाँ बिल्कुल, उन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस। तो इसका मतलब जितना ज्यादा वोल्ट होगा, चार्ज को उतना ही ज्यादा धक्का मिलेगा। हाँ, कह सकते हैं, ज्यादा ताकत से बहेगा। जैसे उदाहरण 11.2 में था, 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पर 2 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? फॉर्मूला था W = VQ, तो 12 वोल्ट × 2 कूलम, 24 जूल। एकदम सही, 24 जूल काम या ऊर्जा लगेगी। ठीक है। अब ये सर्किट बनाना, हर बार बैटरी, बल्ब, तार, ये सब ड्रॉ करना तो मुश्किल होगा। कोई आसान तरीका नहीं है क्या इन्हें दिखाने का? है ना? बिल्कुल है। इसके लिए ना वैज्ञानिकों ने मानक प्रतीक मतलब स्टैंडर्ड सिंबल बना दिए हैं। सिंबल? कैसे सिंबल? हर चीज का अपना एक निशान। सेल का अलग, बैटरी जब कई सेल जुड़े का अलग, स्विच का, तार के जोड़ का, बल्ब का, प्रतिरोधक का, यहाँ तक कि एमीटर और वोल्टमीटर का भी। टेबल 11.1 में दिए हैं ये सब। अच्छा, तो इन सिंबल्स को इस्तेमाल करके हम सर्किट का नक्शा बना सकते हैं? हाँ, और उसी नक्शे को कहते हैं परिपथ आरेख या सर्किट डायग्राम। इससे बड़े से बड़े सर्किट को समझना बहुत आसान हो जाता है। ये तो बहुत काम की चीज है। अच्छा, तो अब हमारे पास करंट है जिसे I से दिखाते हैं और वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे V से दिखाते हैं। क्या इन दोनों में कोई रिश्ता है, कोई कनेक्शन? मतलब अगर हम वोल्टेज बढ़ाएं, V बढ़ाएं, तो क्या करंट I पर कोई असर पड़ेगा? अरे, ये तो बिजली की दुनिया का सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी सवाल पूछ लिया आपने। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जवाब हमें बहुत कुछ बताता है और इसका जवाब ढूंढा था 1827 में एक जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने। ओम, जिनके नाम पर प्रतिरोध की इकाई है? वही। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और पाया कि अगर हम किसी धातु के तार का तापमान न बदलें, ये जरूरी है, तापमान स्थिर रहे। ठीक है, तापमान न बदलें, तो उस तार के सिरों पर हम जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे उसमें उतना ही ज्यादा करंट बहेगा। मतलब वोल्टेज डबल तो करंट भी डबल। हाँ, वोल्टेज आधा तो करंट भी आधा। ये सीधा रिश्ता है। गणित की भाषा में कहें तो V I के समानुपाती है। V प्रोपोर्शनल टू I। V प्रोपोर्शनल टू I। हाँ, और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर बराबरी का निशान लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, एक स्थिरांक, जिसे लिखते हैं R। R? हाँ, R। तो समीकरण बन जाता है V = IR और यही है ओम का मशहूर नियम। V = IR, यही है ओम का नियम।
और ये आर क्या चीज है? ये आर ही है उस तार का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, बाधा। बिल्कुल। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कंडक्टर का वो गुण है जो अपने अंदर से चार्ज के बहाव का विरोध करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। अच्छा, तो हर तार में कुछ न कुछ रुकावट होती है। हाँ, कम या ज्यादा पर होती जरूर है। और इसकी इकाई ओम है, जैसा आपने कहा था। तो ओम के नियम V = IR से हम ये भी कह सकते हैं कि करंट I = V/R। एकदम। और ये बहुत काम का है। इससे क्या पता चलता है? इससे अगर वोल्टेज फिक्स्ड है तो R जितना ज्यादा होगा, I उतना ही कम होगा। शाबाश। प्रतिरोध ज्यादा तो करंट कम, रुकावट ज्यादा होगी तो भाव कम होगा ना। हाँ, ये तो लॉजिकल है। इसका मतलब अगर एक मोटी तार है और एक पतली तार है, दोनों एक ही चीज की बनी है, तो किसमें करंट आसानी से बहेगा? मोटी तार में। मोटी में क्यों? क्योंकि मोटी तार का प्रतिरोध कम होता है, पतली का ज्यादा। इस पर हम अभी आते हैं कि प्रतिरोध किन चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है। लेकिन ओम का नियम हमें V, I और R के बीच का ये खूबसूरत रिश्ता बताता है। और हम चाहें तो एक डिवाइस होता है, धारा नियंत्रक या रियोस्टेट। रियोस्टैट। हाँ, उससे हम सर्किट का प्रतिरोध बदल सकते हैं। प्रतिरोध बदलेंगे तो करंट भी बदल जाएगा। हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, ओम का नियम क्या हर चीज पर लागू होता है? आपने कहा था धातु के तार पर तापमान स्थिर रहे तो। सही। ये धातु चालकों के लिए बहुत सटीक है। ओम ने जब वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ बनाया था ना, गतिविधि 11.1 चित्र 11.3, तो वो एकदम सीधी रेखा आई थी। यही सबूत था कि V और I समानुपाती हैं। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे उदाहरण 11.3 में है। मान लीजिए घर में 220 वोल्ट आ रहे हैं। एक बल्ब है जिसका प्रतिरोध है 1200 ओम। 1200 ओम, काफी ज्यादा है। हाँ, तो वो कितना करंट लेगा? I = VR, यानी कि 220/1200। ये आएगा करीब 0.18 एम्पियर। बहुत कम करंट। ठीक। अब उसी 220 वोल्ट पर एक हीटर लगाइए। मान लीजिए उसका प्रतिरोध सिर्फ 100 ओम है। 100 ओम, ये तो बहुत कम है बल्ब के मुकाबले। हाँ, अब करंट निकालिए। I = 220/100। ये तो 2.2 एम्पियर आ गया। बल्ब से कितना ज्यादा। देखा, प्रतिरोध कम हुआ तो करंट कितना बढ़ गया। यही ओम का नियम दिखाता है। एक और उदाहरण था, उदाहरण 11.4। हाँ, उसमें एक हीटर पहले 60 वोल्ट पर 4 एम्पियर करंट ले रहा है, तो उसका प्रतिरोध कितना हुआ? R = VI = 64 = 15 ओम। 15 ओम, ठीक है। अब अगर वोल्टेज बढ़ाकर 120 वोल्ट कर दें तो करंट कितना होगा? प्रतिरोध तो वही रहेगा, 15 ओम। तो I = VR = 120 15, 8 एम्पियर। बिल्कुल। वोल्टेज डबल हुआ, 60 से 120, तो करंट भी डबल हो गया, 4 से 8। ओम का नियम काम कर रहा है। समझ गए। तो अब आते हैं इस R पर, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस पर। आपने कहा था ये तार की मोटाई पर निर्भर करता है। और किन बातों पर? हाँ, प्रयोगों से पता चला है कि किसी तार का प्रतिरोध R मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करता है। 3 बातें? कौन कौन सी? पहली, तार की लंबाई L। तार जितना लंबा होगा, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। R L के सीधे समानुपाती है। R is proportional to L। अच्छा, लंबा रास्ता ज्यादा रुकावट। हाँ। ठीक है। दूसरी? दूसरी, तार की मोटाई, मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तार जितना मोटा होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। R एरिया A के व्युत्क्रमानुपाती है। R is proportional to 1A। मोटा रास्ता, कम रुकावट, ये भी ठीक है। और तीसरी? तीसरी है पदार्थ की प्रकृति, मतलब तार किस चीज का बना है, तांबे का, लोहे का, एल्यूमिनियम का। हर पदार्थ के अपनी फितरत होती है करंट को रोकने की। अच्छा, तो लंबाई, मोटाई और पदार्थ, हाँ, इन सबको मिलाकर एक सूत्र बनता है। पहले दो को मिलाएं तो R = L। R = L। हाँ, और जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर बराबरी लाते हैं तो एक और कांस्टेंट आता है। इसे लिखते हैं रो। ये क्या है? ये रो ही है विद्युत प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी। ये उस पदार्थ का अपना खास गुण है। तो पूरा सूत्र बनता है R = ρLA। R = ρLA। तो ये रेजिस्टिविटी रो क्या बताती है? रेजिस्टिविटी रो ये बताती है कि वो पदार्थ खुद कितना अच्छा या बुरा कंडक्टर है, चाहे तार किसी भी लंबाई या मोटाई का हो।
ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मतलब रेजिस्टेंस आर तार पर निर्भर करता है और रेजिस्टिविटी रो तार के मटेरियल पर। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए, आपको एक गलियारे से गुजरना है। ठीक है, गलियारा कितना लंबा है और कितना चौड़ा है ये तय करेगा कि आपको गुजरने में कुल कितनी रुकावट महसूस होगी। लेकिन गलियारे का फर्श कितना चिकना या खुरदुरा है या उस पर कितना सामान बिखरा पड़ा है, ये उस गलियारे के मटेरियल का गुण है। ये है रेजिस्टिविटी रो। वाह, क्या बढ़िया एनालॉजी है। अब समझ आया आर और रो का फर्क। तो किन पदार्थों की रेजिस्टिविटी कम होती है और किन की ज्यादा? जो अच्छे चालक हैं जैसे धातुएं, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर की रेंज में। इसीलिए इनके तार बनते हैं। हाँ, और जो विद्युत रोधी या इंसुलेटर हैं जैसे रबर, कांच, प्लास्टिक, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत बहुत ज्यादा होती है, 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर। इनमें से करंट बह ही नहीं पाता। ठीक है, और मिश्र धातुओं का क्या? मिश्र धातुओं की रेजिस्टिविटी आमतौर पर उन धातुओं से ज्यादा होती हैं जिनसे वो बनी हैं, और उनका एक और फायदा है, वो ज्यादा तापमान पर आसानी से जलती नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं होती। अच्छा, इसीलिए ही हीटर, टोस्टर, आयरन वगैरह में इनका इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, जैसे नाइक्रोम, उसका इस्तेमाल हीटिंग एलिमेंट में होता है, और बल्ब का फिलामेंट वो टंगस्टन का बनता है। उसकी रेजिस्टिविटी ठीक ठाक है, पर उसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ही ऊंचा है, 3380 डिग्री सेल्सियस। 3380 डिग्री सेल्सियस, तभी वो बिना पिघले इतनी रोशनी दे पाता है। हाँ, और बिजली के तार वो ज्यादातर तांबे या एल्यूमिनियम के बनते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है। ठीक है, इसका कोई उदाहरण, जैसे उदाहरण 11.5? हाँ, उसमें एक तार है 1 मीटर लंबा, व्यास 0.3 मिलीमीटर, और उसका रेजिस्टेंस 20 डिग्री सेल्सियस पर 26 ओम है। पूछा है उसकी रेजिस्टिविटी रो क्या होगी। सूत्र है R = ρLA, तो रो = RA/L। हमें R पता है, L पता है, एरिया A निकालना पड़ेगा व्यास से। हाँ, एरिया A = पाई व्यास स्क्वायर। व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो रेडियस 0.15 मिलीमीटर हुआ। इसे मीटर में बदलना होगा, फिर एरिया निकालकर सूत्र में रखेंगे तो रो की वैल्यू आ जाएगी। गणना करने पर यह आती है 1.84 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। हाँ, और अगर हम टेबल 11.2 देखें तो ये वैल्यू मैंगनीज की रेजिस्टिविटी के करीब है, तो शायद वो तार मैंगनीज का है। अच्छा, एक और उदाहरण है 11.6। अगर एक तार है, लंबाई L, एरिया A, उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। ठीक है, R1 = रो L/A = 4 ओम। अब उसी मटेरियल का दूसरा तार लिया जिसकी लंबाई आधी L2 और एरिया दुगना 2A है, उसका रेजिस्टेंस R2 कितना होगा? मटेरियल वही है तो रो वही रहेगा। नया रेजिस्टेंस R2 = रो, नई लंबाई, नया एरिया = रो L/2 2A। तो ये बन गया रो L 4A, मतलब 1/4 रो LA। और रो LA तो R1 था जो 4 ओम है, तो R2 = 1/4 × 4 ओम। 1 ओम। बिल्कुल, लंबाई आधी करने से रेजिस्टेंस आधा हुआ और एरिया दुगना करने से फिर आधा हो गया, तो कुल मिला के चौथाई हो गया। 4 ओम का 1 ओम रह गया। समझ गए। तो अब ये बताइए, अगर एक सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लगे हों, जैसे घर में कई बल्ब, पंखे, टीवी होते हैं, तो उन्हें कैसे जोड़ा जाता है? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि जोड़ने के तरीके से सर्किट का कुल रेजिस्टेंस और करंट का बंटवारा बदल जाता है। मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। 2 तरीके? हाँ, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है पार्श्वक्रम या समानांतर संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले सीरीज वाला समझते हैं, श्रेणी क्रम। ठीक है, सीरीज में हम रेजिस्टेंस को एक के पीछे एक लाइन से जोड़ देते हैं, जैसे एक का सिरा दूसरे के सिरे से। चित्र 11.6। सोचिए जैसे ट्रेन के डिब्बे जुड़े होते हैं। अच्छा, लाइन से। जैसे दिवाली की लड़ियों में बल्ब होते हैं। बिल्कुल, वो एक अच्छा उदाहरण है सीरीज का। अब इसमें 2 खास बातें होती हैं। क्या? पहली, पूरे सर्किट में हर एक रेजिस्टेंस से एक ही करंट आता है, करंट के जाने का एक ही रास्ता है। ठीक है, करंट सेम। और दूसरी, जो कुल वोल्टेज V हमने लगाया है वो सभी रेजिस्टेंस में बढ़ जाता है। मतलब V = V1 + V2 + V3। हर एक के हिस्से में थोड़ा थोड़ा वोल्टेज आता है। वोल्टेज बढ़ जाता है। तो कुल रेजिस्टेंस कितना होता है सीरीज में? वो बहुत आसान है,
कुल तुल्य प्रतिरोध जिसे R0 Xe20 Xe20 X9b लिखते हैं, वो बस सभी रेजिस्टेंस का जोड़ होता है। R0 Xe20 Xe20 X9b इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस। मतलब कुल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, किसी भी अकेले रेजिस्टेंस से ज्यादा। हाँ, हमेशा सीरीज में जोड़ने पर कुल रुकावट बढ़ जाती है। तो इसका कोई नुकसान भी होगा फिर? हाँ, बड़ा नुकसान है। सोचिए दिवाली की लड़ी का एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो क्या होता है? पूरी लड़ी बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि रास्ता टूट गया। सीरीज में अगर एक भी चीज खराब हुई तो पूरा सर्किट ठप, करंट बहना बंद। हाँ, ये तो गड़बड़ है। और कोई नुकसान? एक और है, क्योंकि सब में करंट एक जैसा है तो आप ऐसी चीजें एक साथ नहीं लगा सकते जिन्हें अलग अलग करंट चाहिए। मान लीजिए आपको एक बल्ब कम करंट और एक हीटर ज्यादा करंट सीरीज में लगाना है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। उदाहरण 11.7 इसी पर है शायद। हाँ, उसमें एक 20 ओम का लैंप और एक 4 ओम का कंडक्टर 6 वोल्ट की बैटरी से सीरीज में जोड़े हैं। तो कुल रेजिस्टेंस R0 = 20 + 4 = 24 ओम। सही। और कुल करंट I = VR0 = 624 = 0.25 एम्पियर। 0.25 एम्पियर। ये करंट दोनों से बहेगा। हाँ, क्योंकि सीरीज में है। अब दोनों के सिरों पर वोल्टेज कितना होगा? वो अलग अलग होगा। लैंप पर V1 = IR1 = 0.25 × 20 = 5 वोल्ट्स और कंडक्टर पर V2 = IR2 = 0.25 × 4 = 1 वोल्ट। बिल्कुल। और देखिए, V1 + V2 = 5 + 1 = 6 वोल्ट, जो बैटरी का कुल वोल्टेज है। वोल्टेज बढ़ गया। समझ गई सीरीज। अब दूसरा तरीका पैरेलल वाला, पार्श्वक्रम या समानांतर। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें हम सभी रेजिस्टेंस को दो कॉमन पॉइंट्स के बीच में जोड़ते हैं, अगल बगल, साइड बाय साइड। चित्र 11.7, 11.10। दो कॉमन पॉइंट्स के बीच, जैसे घर में सारे प्लग पॉइंट्स एक ही मेन लाइन से जुड़े होते हैं। बिल्कुल, हमारे घरों की वायरिंग पैरेलल का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें भी दो खास बातें हैं जो सीरीज से उल्टी हैं। उल्टी कैसे? हमने सोर्स से लगाया है, वही सबको मिलता है। वोल्टेज सेम, सीरीज में करंट सेम था, यहाँ वोल्टेज सेम है, ठीक है। और दूसरी बात? दूसरी, जो कुल करंट I सोर्स से आ रहा है, वो इन पैरेलल रास्तों में बढ़ जाता है। मतलब I = I1 + I2 + I3। हर ब्रांच अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से करंट खींचती है। करंट बट जाता है। सीरीज में वोल्टेज बटा था, यहाँ करंट बट गया। तो यहाँ कुल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? यहाँ थोड़ा अलग है। यहाँ कुल तुल्य प्रतिरोध R0 Xe20832099 का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल बाकी सब के व्युत्क्रमों के जोड़ के बराबर होता है। मतलब 1/R0 Xe20832099 = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस। अरे, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बस याद रखना है कि रेसिप्रोकल जोड़ना है। और मजे की बात यह है कि ऐसा करने पर जो कुल प्रतिरोध R0 Xe20832099 आता है, वो हमेशा सबसे छोटे वाले अकेले प्रतिरोध से भी कम होता है। कम होता है? सीरीज में तो बढ़ता था। हाँ, पैरेलल में कुल रुकावट कम हो जाती है, जैसे ट्रैफिक के लिए कई सारे रास्ते खोल दिए हों। अच्छा, तो इसके फायदे क्या हैं? घरों में यही क्यों इस्तेमाल होता है? कई फायदे हैं। पहला, कुल प्रतिरोध कम रहता है, तो सोर्स से ज्यादा करंट लिया जा सकता है। दूसरा, हर उपकरण को पूरा वोल्टेज, जैसे घर में 220V मिलता है, और वो अपनी रेटिंग के हिसाब से सही करंट खींचता है। और तीसरा? तीसरा सबसे बड़ा फायदा, अगर एक उपकरण खराब हो जाए तो सिर्फ वही बंद होता है, बाकी सब चलते रहते हैं, क्योंकि करंट के लिए दूसरे रास्ते खुले हैं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। घर में एक बल्ब फ्यूज हो तो बाकी सब जलते रहते हैं। बिल्कुल, इसीलिए घरों में, ऑफिस में सब जगह पैरेलल वायरिंग ही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम घर में एक और बल्ब या पंखा चलाते हैं तो हम सर्किट में एक और पैरेलल रास्ता जोड़ देते हैं। हाँ, जिससे सर्किट का कुल प्रतिरोध कम हो जाता है। सही। और मेन लाइन से आने वाला कुल करंट बढ़ जाता है। क्या बात है, एकदम सही पकड़ा। यही होता है पैरेलल में। हर नया उपकरण जोड़ने पर कुल रेजिस्टेंस घटता है और कुल करंट बढ़ता है। वाह! उदाहरण 11.8 देखें। 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के 3 रेजिस्टेंस 12 वोल्ट बैटरी से पैरेलल में जुड़े हैं। हाँ, तो सबसे पहले कुल प्रतिरोध निकालते हैं। एक R0 X20 Xe2099 = 105 + 110 + 130। LCM 30 आएगा। तो 6 + 3 + 1 30 = 1030 = 1/3।
तो 1R 0x20XCD2099 इज इक्वल टू 1/3। इसका मतलब R 0x20XCD2099 इज इक्वल टू 3 ओम। 3 ओम। ये तो सबसे छोटे वाले 5 ओम से भी कम है ना? अब कुल करंट निकालिए। I इज इक्वल टू V 0x20XCD2099 इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। और अलग-अलग रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा? वोल्टेज तो सबके लिए 12 वोल्ट है ना? हाँ, तो I1 इज इक्वल टू VR1 इज इक्वल टू 12/5 इज इक्वल टू 2.4 एम्पियर। I2 इज इक्वल टू VR2 इज इक्वल टू 12/10 इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। I3 इज इक्वल टू VR3 इज इक्वल टू 12/30 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। और इनको जोड़ें तो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 4.0 एम्पियर। ये तो कुल करंट के बराबर है। बिल्कुल। करंट बट गया, लेकिन कुल योग उतना ही रहा। कभी कभी सर्किट में सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स भी हो सकते हैं, जैसे उदाहरण 11.9 में है। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। उसमें क्या करते हैं, पहले जो हिस्से पैरेलल में हैं उनका इक्विवेलेंट निकालते हैं, फिर वो इक्विवेलेंट बाकी के साथ सीरीज में जुड़ जाता है, टुकड़ों में सॉल्व करते हैं। अच्छा, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन समझ आ गए। अब एक और बात मुझे परेशान कर रही है। जब बिजली के उपकरण चलते हैं तो वे गर्म क्यों हो जाते हैं? हीटर तो चलो गर्मी के लिए ही बना है, पर टीवी, कंप्यूटर, यहाँ तक कि चार्जर भी गर्म हो जाता है, क्यों? अच्छा पॉइंट है। ये होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या इसे जूल तापन, जूल्स हीटिंग भी कहते हैं। जूल तापन? हाँ, देखिए, बैटरी या सेल जो ऊर्जा दे रहा है वो किस काम आ रही है? चार्ज को सर्किट में चलाने के। अब जब ये चार्ज किसी रेजिस्टेंस, किसी रुकावट से गुजरते हैं तो उन्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस संघर्ष में बैटरी से मिली ऊर्जा का कुछ हिस्सा, या अगर सिर्फ रेजिस्टेंस ही है सर्किट में, तो लगभग सारा हिस्सा गर्मी यानी ऊष्मा या हीट एनर्जी में बदल जाता है। अच्छा, तो रुकावट के कारण गर्मी पैदा होती है? हाँ, जैसे हम हथेलियों को रगड़ें तो गर्मी पैदा होती है ना, घर्षण से। कुछ वैसा ही समझिए चार्ज के साथ होता है रेजिस्टेंस में। और हीटर, आयरन, टोस्टर वगैरह में हम जानबूझकर इसी गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, उनमें हम ऐसा मटेरियल जैसे नाइक्रोम इस्तेमाल करते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, ताकि ज्यादा गर्मी पैदा हो। और ये गर्मी कितनी पैदा होती है, क्या इसका कोई हिसाब है? हाँ, जूल ने इसका नियम दिया था। उन्होंने पाया कि उत्पन्न ऊष्मा H 3 चीजों पर निर्भर करती है: करंट I, रेजिस्टेंस R और समय T, जितने समय तक करंट बहा। क्या है वो नियम? H इज इक्वल टू I² RT। I² RT? इसमें I का स्क्वायर क्यों है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि गर्मी करंट पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। अगर आप करंट को 2 गुना करेंगे तो पैदा होने वाली गर्मी 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना? हाँ, जबकि रेजिस्टेंस या समय को 2 गुना करने पर गर्मी 2 गुनी होगी। इसलिए करंट का कंट्रोल बहुत जरूरी है। इसी I² RT की वजह से वो होता है कि हीटर का जो कॉइल होता है वो तो एकदम लाल हो जाता है। हाँ, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस R बहुत ज्यादा होता है। लेकिन उसको जोड़ने वाली तार जो प्लग तक जाती है वो उतनी गर्म नहीं होती। सही, जबकि दोनों में करंट I तो एक ही बह रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जोड़ने वाली तार का रेजिस्टेंस R बहुत कम होता है, तो I² RT में R कम होने से H भी कम पैदा होती है। शाबाश, बिल्कुल सही समझे आप। वाह, ये तो कमाल की बात पता चली आज। और इसी गर्मी का इस्तेमाल बल्ब में भी होता है? हाँ, बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, टंगस्टन का। हाँ, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई था। वही, वो I² RT के कारण इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि चमकने लगता है, रोशनी देने लगता है। और उसे पिघलने से बचाने के लिए और उसकी उम्र बढ़ाने के लिए बल्ब के अंदर नाइट्रोजन या आर्गन जैसी गैस भर देते हैं। अच्छा। और फ्यूज, वो भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। हाँ, फ्यूज तो एक तरह का सुरक्षा गार्ड है हमारे उपकरणों के लिए। सुरक्षा गार्ड? कैसे? फ्यूज दरअसल एक खास किस्म के तार का छोटा सा टुकड़ा होता है। यह ऐसी धातु या मिश्र धातु का बना होता है जिसका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है और उसका रेजिस्टेंस भी ठीक ठाक होता है। कम मेल्टिंग पॉइंट वाला तार? हाँ, इसे सर्किट में उपकरण के साथ सीरीज में लगा देते हैं। अब मान लीजिए किसी गड़बड़ी की वजह से, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया और सर्किट में जरूरत से बहुत ज्यादा करंट I बहने लगा, तो फ्यूज के तार में H बराबर I² RT के कारण बहुत तेजी से गर्मी पैदा होगी। और क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, मिल जाएगा। बिल्कुल, तार पिघल कर टूट जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट बहना बंद।
इससे हमारे महंगे उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज वो उस हाई करंट से जलने से बच जाएंगे। वाह, ये तो बहुत होशियारी का डिजाइन है। इसीलिए फ्यूज पर लिखा होता है 1A, 2A, 5A वगैरह। हाँ, वो उसकी रेटिंग होती है। वो बताती है कि फ्यूज सामान्य रूप से कितना अधिकतम करंट बिना पिघले झेल सकता है। उससे ज्यादा हुआ तो वो अपना काम कर देगा, पिघल जाएगा। फ्यूज तो सच में बहुत जरूरी चीज है। अच्छा, एक उदाहरण है 11.1 इलेक्ट्रिक आयरन का। हाँ, उसमें दिया है कि एक आयरन जब तेज गर्म होती है, मैक्सिमम रेट तो 840 वॉट ऊर्जा लेती है, और जब धीमी मिनिमम रेट तो 360 वॉट। वोल्टेज 220 वी है। पूछा है दोनों केस में करंट और रेजिस्टेंस क्या होगा। ये W क्या है? वॉट। हाँ, वॉट ये शक्ति यानी पावर की इकाई है। इस पर हम अभी आते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला होता है P = VI। पावर = वोल्टेज इनटू करंट। P = VI। अच्छा, तो पहले केस में P = 840 वॉट, V = 220 वोल्ट। तो करंट I = PV = 840/22, करीब 3.82 एम्पियर्स। सही। और रेजिस्टेंस ओम के नियम से V = IR, तो R = V/I = 220/3.82, करीब 57.6 ओम। और दूसरे केस में P = 360 वॉट, V = 220 वोल्ट, तो करंट I = 360/220, करीब 1.64 एम्पियर। हाँ, और रेजिस्टेंस R = V/I = 220/1.64, करीब 134 ओम। मतलब जब आयरन धीमी गर्म होती है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और करंट कम। बिल्कुल। सेटिंग बदलकर असल में हम उसका प्रभावी रेजिस्टेंस बदल रहे होते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण 11.11 4 ओम के रेजिस्टेंस में हर सेकेंड 100 जूल गर्मी पैदा हो रही है, तो वोल्टेज कितना होगा? यहाँ हमें H दिया है 100 जूल, R दिया है 4 ओम और T दिया है 1 सेकेंड। हमें V निकालना है। हमारे पास H = I²RT है, इससे I निकाल सकते हैं। हाँ, I² = H/RT = 100/4 × 1 = 25। तो I = √25 = 5 एम्पियर। करंट आ गया 5 एम्पियर। अब V निकालना है। ओम का नियम V = IR = 5 एम्पियर × 4 ओम = 20 वोल्ट। एकदम सही। चलिए, अब इस आखिरी चीज पर आते हैं जिसके बारे में अभी बात हुई, शक्ति यानी पावर। ये वॉट W क्या है? ये फिजिक्स में शक्ति या पावर का मतलब होता है काम करने की दर या ऊर्जा के खर्च होने की दर। मतलब प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है या बदल रही है। प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा? हाँ, बिजली के सर्किट में जिस दर से ऊर्जा खर्च होती है या एक रूप से दूसरे में बदलती है, जैसे बिजली से गर्मी या रोशनी में, उसी को विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर P कहते हैं। और इसे नापते हैं वॉट में। हाँ, जेम्स वॉट के नाम पर इसकी SI इकाई वॉट W है। 1 वॉट का मतलब है 1 जूल प्रति सेकंड। 1 वॉट = 1 जूल सेकंड। और इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे आसान फॉर्मूला है P = VI, यानी पावर = वोल्टेज × करंट। हाँ, P = VI। यही हमने आयरन वाले उदाहरण में इस्तेमाल किया था। हाँ, और अगर हम इसमें ओम के नियम V = IR या I = VR को मिला दें तो 2 और फॉर्मूले बन जाते हैं। कौन से? V की जगह IR रखें तो P = IR, I = I²R। P = I²R। और I की जगह VR रखें तो P = V, VR = V²R। P = V²R। तो पावर के 3 फॉर्मूले हो गए, VI, I²R और V²R। बिल्कुल, हम स्थिति के हिसाब से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो बल्ब पर 100 W या 60 W लिखा होता है वो उसकी पावर रेटिंग है। हाँ, वो यही बताती है कि अगर उसे सही वोल्टेज जैसे 220 V मिले तो वो प्रति सेकंड कितनी विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा, जो ज्यादातर रोशनी और गर्मी में बदलेगी। 100 W वाला बल्ब ज्यादा ऊर्जा खर्च करेगा और ज्यादा रोशनी और गर्मी देगा 60 W वाले से। और वॉट तो शायद छोटी इकाई है, क्योंकि बिजली के बिल में तो कुछ और आता है। हाँ, वॉट काफी छोटी इकाई है, तो व्यावहारिक रूप में हम किलोवाट का इस्तेमाल करते हैं। 1 किलोवाट = 1000 वॉट। किलोवाट, ठीक है। और जो बिल में यूनिट आता है वो क्या चीज है? वो असल में ऊर्जा की इकाई है, शक्ति की नहीं। देखिए, ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा = शक्ति गुणे समय। एनर्जी
इक्वल्स पावर इनटू टाइम। हाँ, तो अगर आप 1 वॉट का उपकरण 1 सेकंड तक चलाते हैं तो 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन ये बहुत छोटी इकाई है। तो बिजली कंपनियां ऊर्जा को नापती हैं किलोवाट घंटा में। किलोवाट घंटा, किलो WH। हाँ, इसका मतलब है कि अगर आप 1 किलोवाट यानी 1000 वॉट का कोई उपकरण पूरे 1 घंटे तक चलाते हैं तो जितनी ऊर्जा खर्च होगी उसे 1 किलोवाट कहते हैं। अच्छा, 1 किलोवाट का उपकरण 1 घंटे तक चले तो 1 किलोवाट। हाँ, और इसी 1 किलोवाट को आम बोलचाल की भाषा में 1 यूनिट बिजली कहते हैं। ओहो, तो बिजली का बिल यूनिट में आता है, मतलब किलोवाट में आता है। बिल्कुल, और 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं पता है? 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट और 1 घंटा इज इक्वल टू 3600 सेकंड। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट इंटू 3600 सेकंड इज इक्वल टू 36 लाख वॉट सेकंड्स, यानी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। 36 लाख जूल, बाप रे, 1 यूनिट इतनी ऊर्जा होती है। हाँ, और बिजली कंपनी हमसे इसी ऊर्जा के यानी यूनिट या किलोवाट के पैसे लेती है। मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल करने के पैसे नहीं देते, नहीं, बल्कि उन इलेक्ट्रॉनों को हमारे उपकरणों में चलाने के लिए जो ऊर्जा खर्च हुई उसके पैसे देते हैं। एकदम सही पकड़ा। हम एनर्जी के पैसे देते हैं। इसका भी कोई उदाहरण है बिल वाला? हाँ, उदाहरण 11.13। एक फ्रिज है 400 वाट का, वो रोज 8 घंटे चलता है। 400 वॉट माने 0.4 किलोवाट। हाँ, 0.4 किलोवाट। तो एक दिन में कितनी ऊर्जा खर्च करेगा? 0.4 किलोवाट गुणा 8 घंटे इक्वल टू 3.2 किलोवाट आवर। 3.2 यूनिट रोज। हाँ, अब 30 दिन का निकालना है तो 3.2 किलोवाट आवर दिन इंटू 30 दिन इज इक्वल टू 96 किलोवाट आवर। 96 यूनिट एक महीने में। हाँ, और अगर बिजली का रेट 3 रुपए प्रति किलोवाट आवर है तो कुल खर्च कितना हुआ? 96 किलोवाट आवर इंटू ₹3 पर किलोवाट आवर इज इक्वल टू 288 रुपीज। बिल्कुल, ऐसे ही हमारा बिजली का बिल कैलकुलेट होता है। वाह, तो आज तो हमने बिजली की पूरी कहानी ही समझ ली। कहाँ से शुरू किया था? हाँ, बिल्कुल, हमने देखा कि करंट आई क्या है, चार्ज का बहना। और उसे बहाने वाला है वोल्टेज V, पोटेंशियल का डिफरेंस। फिर आया रास्ते का विलन, रेजिस्टेंस R यानी रुकावट। और इन तीनों का रिश्ता जोड़ा ओम के नियम ने, V इज इक्वल टू IR। फिर हमने देखा कि ये रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, तार की लंबाई L, मोटाई A और पदार्थ की अपनी खासियत रेजिस्टिविटी ρ। R इज इक्वल टू ρ L बाई A। हाँ, और फिर रेजिस्टेंस को जोड़ने के 2 तरीके सीखे, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में करंट सेम, वोल्टेज बटा R जुड़ गया। पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट बटा R का रेसिप्रोकल जुड़ा। और उनके फायदे नुकसान भी समझे। घर में पैरेलल क्यों जरूरी है ये भी जाना। फिर आया हीटिंग इफेक्ट, जूल का तापन नियम, H इक्वल्स I² RT और उसके कमाल के इस्तेमाल, हीटर, बल्ब और हमारा सुरक्षा गार्ड फ्यूज। और आखिर में हमने समझी पावर P इक्वल्स VI और एनर्जी E इक्वल्स PT, जिसे हम यूनिट किलोवाट आवर में नापते हैं और जिसका बिल भरते हैं। वाकई बिजली की ये दुनिया कितनी दिलचस्प है। इतने सारे सिद्धांत एक साथ काम करते हैं। हाँ, और ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कितना जुड़ा हुआ है। ये सोचना भी रोमांचक है कि भविष्य में ये सब कैसे बदलेगा। क्या हम इन चीजों को और बेहतर बना सकते हैं? बिल्कुल, और यही शायद सोचने वाली बात है आगे के लिए। जैसे, क्या हम बिजली के इस ऊष्मा में बदलने वाले प्रभाव को कम करने के तरीके ढूंढ सकते हैं ताकि हमारी ऊर्जा बर्बाद ना हो, उपकरण और ज्यादा कुशल बने। एफिशिएंसी बढ़ाना। हाँ, या भविष्य में हमारे सर्किट कैसे होंगे, और छोटे और तेज। क्या नए मटेरियल आएंगे जिनकी रेसिस्टिविटी और भी कम हो। तकनीक तो लगातार बदल रही है। सही कहा, इन बुनियादी बातों को समझने से हमें उन बदलावों को समझने में भी मदद मिलेगी। बिल्कुल, शायद इसी दिशा में और जानने की कोशिश की जा सकती है।